हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। तो जैसा कि आपने अभी तक महारानी के सीजन 3 के 6th एपिसोड में देखा था कि कैसे सन्यासी राय रानी भारती के कहने पे दिलशाद और कुंवर दोनों को मार देता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक कोठे से होती है। यहाँ पे हम सुंदरी की पास्ट स्टोरी देखते हैं। सुंदरी एक्चुअली में काला नाग की रखेल का नाम रहता है। वो इस कोठे में सिलाई कर रही होती है। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है और एक छोटी बच्ची को क्लाइंट के पास जाने को बोलती है। ये सुनकर सुंदरी कहती है कि अभी ये बहुत छोटी है, उसके पास मैं जाती हूँ। तब वो लेडी उससे कहती है कि जब तुम पहली बार गई थी तब तुम भी इसी की उम्र की थी और अब इसकी बारी है। वो लेडी उस बच्ची को क्लाइंट के रूम में भेज देती है। रूम के अंदर जाते ही वो थोड़ा घबरा जाती है। एक आदमी वहां बैठा रहता है और थोड़ी देर बाद वो उसको फोर्स करने लगता है। तभी सुंदरी पीछे से उस आदमी पे अटैक करती है और उस बच्ची को लेके वहां से चली जाती है। ये थी पास्ट की कहानी। चलिए अब प्रेजेंट पे आते हैं। पटना में दिलशाद और कुंवर की हत्या के बाद हल्ला मच जाता है। न्यूज में हर जगह यही स्टोरी चल रही होती है। मीडिया और अपोजिशन दोनों नवीन कुमार की सरकार पे उंगलियां उठाने लगते हैं। अगले सीन में हम विधानसभा में होते हैं। यहां विरोधी दल नवीन के इस्तीफे की मांग करते हैं। तभी नवीन खड़ा होता है और सबको बताता है कि मैंने सिवान में हुए दारू कांड और डबल मर्डर कांड की जांच के लिए बिहार पुलिस की एक एसआईटी बना दी है, जिसकी रिपोर्ट 1 महीने में आ जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही बिहार में हाल ही में हुई घटनाओं की मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और अपनी सीएम की पोस्ट से रिजाइन करता हूं। नवीन की ये बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हिल जाते हैं। बैठा तारकेश्वर से पूछता है कि ये क्या कर रहे हैं नवीन बाबू। तब तारकेश्वर उसको बताता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। ऐसा करने से उनको बिहार के लोगों की सिंपैथी मिलेगी और 1 महीने बाद जब एसआईटी की क्लीन चिट मिलेगी वो वापस सीएम बन जाएंगे। ये सुन के बैठा तारकेश्वर से कहता है कि मेरे लिए तो 1 महीना ही बहुत होगा। नवीन के इस्तीफे की न्यूज गवर्नर देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इस बार इसने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। वो राजभवन से एक प्रेस रिलीज देते हैं कि गवर्नर ने नवीन कुमार का इस्तीफा कबूल कर लिया है और जब तक नए सीएम शपथ नहीं लेते तब तक नवीन कुमार केयर टेकर सीएम के तौर पे काम करेंगे। वहीं डीजीपी अपनी पुलिस टीम को बुलाता है और उनसे 24 घंटे के अंदर डबल मर्डर केस सॉल्व करने को बोलता है। वो कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सब अपना अपना इस्तीफा रेडी रखना। इनकी बात चल ही रही होती है तभी मार्टिन डीजीपी से मिलने आता है। वो उसको बताता है कि जब मैं एक रूटीन ऑडिट कर रहा था नगर निगम डंप यार्ड में, तब मुझे पता चला कि वहां फेंके जाने वाली खाली शराब की बॉटल्स को कुछ लोग आरवाई केमिकल्स नाम की एक हैंडवॉश बनाने वाली फैक्ट्री में लेके जा रहे हैं। जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि वहां हैंडवॉश नहीं बल्कि नकली इंग्लिश दारू बनाई जा रही है। मार्टिन डीजीपी से कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो सस्पेंड होने से पहले एक बार जरूर इस फैक्ट्री में रेड डालता। यह सुनकर डीजीपी उससे पूछता है कि यह फैक्ट्री किसकी है। तब वो उसको बताता है कि यह फैक्ट्री राम कृपाल यादव की है, जो कि काला नाग का राइट हैंड है। डीजीपी मार्टिन की बात मान लेता है और आरवाई केमिकल्स पे रेड डालता है। इस रेड के दौरान उसको वहां राम कृपाल भी मिलता है और उससे पूछताछ के बाद उनको पता चलता है कि सिवान में जो नकली दारू लोगों में बांटी गई थी वो यहीं पे बनाई गई थी और इस सारे कांड के पीछे काला नाग का हाथ है। ये खबर पुलिस के पास आते ही वो काला नाग के अरेस्ट ऑर्डर्स जारी कर देते हैं। डबल मर्डर केस में जो दिलशाद और कुंवर पे अटैक हुआ था उसमें जो दिलशाद के आदमी बच गए थे, पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि कुंवर उसी वक्त वहां आने वाला है, ये खबर दिलशाद मिर्जा को किसने दी। तब वो उसको बताते हैं कि ये खबर सुंदरी ने उनको दी थी। वहीं तारकेश्वर नवीन के पास आता है और इस हफ्ते की सभी लोगों की फोन रिकॉर्डिंग्स देता है। नवीन उन कैसेटों को फेंक देता है और कहता है कि इतने टाइम से तो सुन ही रहे हैं काला नाग को, क्या हुआ, हमारी नाक के नीचे उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। नवीन तारकेश्वर से कहता है कि आप जाइए और डीजीपी को बोलिए कि मीडिया में हीरो बनना बंद करे और सुंदरी और काला नाग को ढूंढे। अगले सीन में हम प्रेम कुमार को देखते हैं।
जो कि काला नाग को अपने एक हाइडआउट पे लेके जाता है। काला नाग उससे पूछता है कि ये तुम हमको कहाँ लेके आए हो। तब प्रेम उसको बताता है कि जब मैं पशुपालन मंत्री था तब ये जगह मैंने अपने लिए बनवाई थी, बिहार से दूर झारखंड में। काला नाग प्रेम पे भरोसा करता है और उसकी बात मानकर वहां रुक जाता है। वहीं नवीन कुमार कीर्ति के घर आता है और उसको बताता है कि आप बिहार की अगली सीएम बनने जा रही हैं। कीर्ति ये सुनकर हिल जाती है। तब नवीन उससे कहता है कि हम आपकी वजह से सीएम बने थे और अब आपकी बारी है। वो कहता है कि कल होली है, कल के ही दिन तुमने भीमा का अंत किया था और मैं चाहता हूं कि तुम कल ही के दिन शपथ भी लो। कीर्ति नवीन की बात मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डीजीपी सुंदरी की हिस्ट्री शीट निकलवाता है। वहां उसको पता चलता है कि सुंदरी एक केस के सिलसिले में जेल में भी थी और उसको हाई कोर्ट से बेल मिली थी। ये सुनकर डीजीपी कहता है कि ये नॉर्मल लेडी हाई कोर्ट के लॉयर की फीस कैसे अफोर्ड कर सकती है। फिर उसको पता चलता है कि सुंदरी का केस रानी भारती के करीबी लॉयर ने लड़ा था और दुलारी यादव के खिलाफ भी इसी लॉयर ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। अगले सीन में हम सुंदरी और उस बूढ़ी लेडी को साथ में देखते हैं जिन्होंने दिलशाद और कुंवर को मारने में हेल्प की थी। वहीं पुलिस मचान बाबा के आश्रम भी जाती है और वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें उनको पता चलता है कि दुलारी यादव को जो शरबत दिया गया था वो एक लेडी लेके आई थी, पर उस लेडी का फेस कवर था। यहां काम कर रही बाकी लेडीज अपना फेस कवर नहीं करती, पर ये लेडी ने किया हुआ था। इस वजह से पुलिस का ध्यान उस लेडी पे जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वही लेडी सुंदरी और उस बूढ़ी लेडी को ज्वाइन करती है और वो तीनों साथ में कहीं निकल जाती हैं। पुलिस को रानी भारती पे शक होता है और वो रानी भारती के डॉक्टर को उठा लेते हैं। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि पहले दुलारी, फिर दिलशाद और कुंवर, अब अगला कौन है। डॉक्टर उनको कुछ नहीं बताता। तब पुलिस उसको एक वीआईपी रूम दिखाती है और बताती है कि यहां गूंगे भी बोलते हैं। वहीं आधी रात को नवीन कुमार के घर डीजीपी आते हैं और उसको बताते हैं कि डबल मर्डर केस में एक ब्रेक थ्रू मिला है। नवीन उनसे पूछता है क्या। तब डीजीपी उसको बताता है कि दिलशाद से मिलने सुंदरी को काला नाग ने नहीं बल्कि रानी भारती ने भेजा था। ये सुनकर नवीन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या इसका कोई एविडेंस है। तब डीजीपी उसको एक फाइल दिखाता है जिसमें वो तीनों लेडीज तो रहती ही हैं, पर साथ ही 23 लेडीज और रहती हैं जो रानी भारती के साथ जेल में थी और अब बेल पे बाहर हैं। डीजीपी उसको बताता है कि इन सब की बेल रानी भारती के लॉयर ने ही करवाई थी। उस फाइल में कीर्ति के यहां काम करने वाली लेडी की भी फोटो रहती है। नवीन डीजीपी से पूछता है कि ये तो कीर्ति सिंह के घर पे काम करती हैं, क्या आपने उनसे इस बारे में पूछताछ की। तब डीजीपी उसको बताता है कि सर की है, पर डबल मर्डर केस के बाद वो काम पर नहीं आई है। साथ ही डीजीपी उसको बताता है कि अभी तक हमको इन 23 में से बस 5 ही लेडीज के बारे में पता चला है, बाकी लेडीज कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, हमको कुछ नहीं पता। ये सुनकर नवीन थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वहीं होली के दिन वो सभी लेडीज एक जगह इकट्ठा होती हैं और होली सेलिब्रेट करती हैं। वहां रानी भारती और कावेरी भी उनको ज्वाइन करती हैं। वो मजे से होली खेल ही रहे होते हैं, तभी वहां कीर्ति भी आती है और हमको पता चलता है कि कीर्ति सिंह ने अपनी साइड चेंज कर ली है। पर ये हुआ कब, इसके लिए हमको फ्लैशबैक में चलना होगा। यहां हम रानी भारती और कीर्ति सिंह को साथ में देखते हैं। रानी अपनी जासूस के बारे में कीर्ति को बताती है। कीर्ति उससे पूछती है कि आपको पता था कि हम दोषी हैं, फिर भी आपने हमको मारा क्यों नहीं। तब रानी उससे कहती है कि तुमसे गलती हुई है, पर अनजाने में तुम्हारा इस्तेमाल किया गया है। ये सुनकर कीर्ति रानी से कहती है कि आपने हमको माफ कर दिया, अब आप बताएं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तब कावेरी जय को कॉल करती है और कीर्ति को फोन दे देती है। कीर्ति जय को भीमा भारती के मर्डर के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। अब हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं जहां सभी लेडीज मिलकर होली खेल रही होती हैं। वहीं कीर्ति सिंह के घर पे पुलिस आती है। वहां उनको उस घर में काम करने वाले लोग मिलते हैं। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कीर्ति के बारे में, तब वो उसको बताते हैं
कि कीर्ति जी तो 2 दिन से घर नहीं आई हैं। वहीं सुबह सुबह राजभवन में बड़े ही गोपनीय तरीके से बैठा जी को सीएम पद की शपथ दिलवाई जाती है।